गुड मॉर्निंग लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो सर सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टोरी के बारे में बताना ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है नहीं, मोहब्बत मुझे तुमसे नफ़रत है, ये स्टोरी की लाइन है। और चलिए हम आप सबको आगे की स्टोरी सुनाते हैं। सुनाने से पहले ये मैं क्लियर कर दूँ कि ये पूरी तरह से काल्पनिक स्टोरी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी सच स्टोरी है। ये एक काल्पनिक है, इसको काल्पनिक कहानी की तरह ही लें, ठीक है। तो चलिए आप सबको सुनाते हैं आगे की स्टोरी। वधु की ये यात्रा प्रीति के साथ रहस्यमय को सुलझाने और उसकी दोस्ती को और मजबूत करने की ओर बढ़ने लगी। इस दौरान उस मायावन जंगल के रहस्य के साथ साथ पृथ्वी और उसके दादी के बीच एक गहरा संबंध बन रहा होता है, या समझने का असर मिल रहा होता है। एक दूसरे से, एक दूसरे की समझ और विवेक एक साथ मिल रही होती है। मायावन जंगल के मंदिर से बाहर निकलने के बाद वधु और वृद्धि महसूस किए कि उनके सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि वृद्धि काफ़ी सुलझी हुई होती है। वृद्धि के बारे में जानने के लिए वधु को थोड़ा कोशिश करने की ज़रूरत होती है। वो सोचती है कि इसमें कोई तो बात है। इसकी बातें, इसके चेहरे का तेज़ और इसके बोलचाल का हाव-भाव, इन लोगों से ज़्यादा ना मिक्स होने वाला उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा उसको अलग बना रहा होता है। और वो कहीं न कहीं वृत्ति की तरफ आकर्षित हो रही होती है। उसकी मोहब्बत का असर धीरे-धीरे वधु पे हो रहा होता है। वधु नहीं समझ पा रही होती कि उन दोनों के बीच ये कैसा कोऑर्डिनेशन है और क्या है। वो बस इतना समझ पा रही होती है कि जो भी है एक अलग लेवल का है, एक बहुत ज़्यादा साफ एंड प्योर एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उन दोनों के बीच एक मोहब्बत की शुरुआत हो रही होती है। खैर, इस बारे में वृत्ति को भनक होती है या नहीं पता नहीं, मगर कहीं न कहीं वधु के दिल में पृथ्वी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक प्यारी सी जगह बन रही होती है। क्यों इस तरह से उसको बचाना और सारी नज़रों से बचा के रखना बहुत ज़्यादा उसको सेफ फील करा रहा होता है। वो खतरे में है या नहीं है, उसको पता नहीं होता है। वो कितने खतरे में है, किस तरह के खतरे में है, पृथ्वी की सच्चाई है भी या नहीं है। वो जो सोच रही है वो बस एक तरह के बस मसाला है, उसके दिमाग का वहम है। ऐसे ही कॉलेज में जब एंटर होती है तो उसको प्रोफेसर अग्रवाल मिलते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल उसको ऐसे यूं गुमसुम जाते हुए देख के आवाज़ देते हैं कि वधु। तो वो आसपास नज़र डालती है और सामने जब पाती है साइड में अग्रवाल सर को, तो वो उनके पास जाती है, कहती है कि सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं, माफ़ी चाहती हूँ मैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो। तो उसके दिमाग में अब ये बात आ रही होती कि अग्रवाल सर से ये बात पूछे या नहीं, ये सही होगा या नहीं। वो अपने आप को थोड़ा सा झिझकते हुए कहती है कि सर, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सच्चाई आपको ऐसा लगे कि आपको पता है और फिर आपको लगे कि नहीं पता है, तो उस दौर में, उस टाइम में क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आप उसको टेस्ट करो। जब आपके टेस्ट पे वो खरा उतर जाए तो क्लियर हो जाएगा कि वो सही है या नहीं। तो कहते हैं, वैसे तुम क्यों पूछ रही हो, ऐसा क्या हो गया कि तुम इस बात को अभी पूछ रही हो। वैसे तुम स्वामी चैतन्य से मिली। तो कहती कि हाँ सर, वो जब आपने बोला था तभी मैं मिल रही थी, और अभी तो सब कुछ ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम ठीक हो तो अपना ध्यान रखो और कॉलेज की पढ़ाइयों पे ध्यान रखो। तुम इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। सर अग्रवाल जो होते हैं प्रोफेसर, वो ये इतनी बात कह के आगे बढ़ जाते हैं और वधु भी अपनी कॉलेज में आई हुई अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ जाती है।
तो उसकी क्लासेस की तरफ वो जब बढ़ती है, प्रिया उसकी फ्रेंड भागते हुए आती है। अब हम कुछ किरदार को अपने स्टोरी में एंट्री कराते हुए दूसरे सीन पे अपने स्टोरी को शिफ्ट करते हुए, प्रिया भागते हुए आती है। भागते हुए आते हुए कहती है, अरे यार तू कहाँ थी, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गई। ओह। तो कहती कि तू भाग क्यों रही है, तो कहती कि हुआ क्या, तो कहती कि हमारे क्लासमेट में एक जो लड़का वो चश्मे से आता था ना, आशीष। तो कहती कि हाँ हाँ क्या हुआ, तो कहती कि आज उसकी डेड बॉडी मिली है। कहती कि व्हाट, तो कहती कि हाँ, और पता है वो पास की हवेली है ना, वहाँ जंगल के पास में एक हवेली है और बहुत सारे पेड़ हैं, वो उस घर के पास मिली है। तो वो समझ जाती है कि वो तो वृद्धि का घर है। और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वृद्धि आई भी नहीं कॉलेज और उसके घर के पास ही डेड बॉडी मिली है, ऐसे कैसे हो सकता है। कहती कि तुझे ये खबर किसने दी, तो कहती है कि मुझे ये खबर सतीश ने दी। सतीश गया था, उसका घर से होते हुए ही वो रास्ता आता है और वो बड़े सावधानी के साथ आता है। कहता है कि शायद उस जंगल के आसपास बहुत खतरा मंडराता रहता है, पर वृद्धि भी तो वहीं रहती है ना। प्रिया सवाल पूछते हुए कहती है। जब वो सवाल पूछ रही होती है तो वधु के मन में एक सवाल उठता है कि वैसे तो ये बात सही कह रही है, वृद्धि और उसकी दादी बस दो ही लोग उसके घर में रहते हैं, और वृद्धि अगर दादी के साथ रहती है तो उसको आज तक कोई खतरा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वृद्धि एक बहुत ज़्यादा रहस्यमय इंसान बन के उसके सामने आई होती है। उसके शब्द, उसके हाव भाव, उसके चाल ढाल बिल्कुल भी एक आम इंसान से मैच नहीं होती। मगर वो आम इंसान के बीच रह रही होती है। या वो वृद्धि वही वृद्धि है जो जंगल की रानी है, या कोई और, या उसको ये इस बात का वहम है, वो समझ नहीं पा रही होती है आखिर ये माजरा क्या है। फिर थोड़ी देर के बाद ही वो अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ रही होती है, तो उधर अनामिका आती है। अनामिका और वधु में बिल्कुल भी नहीं बनती, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। जैसे ही वृद्धि सॉरी वधु और अनामिका सामने आते हैं, पीछे प्रिया खड़ी होती है वधु के, और अनामिका के पीछे काफ़ी लोग खड़े होते हैं। तो कहते कि देखो गाइस, फटीचर लोग भी इस कॉलेज में कहाँ से आ जाते हैं और अपने अकड़ में तो इस तरह से रहते हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। गाइस, तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसे फटीचर लोगों को हमारे कॉलेज में एंट्री नहीं देना चाहिए। तो पीछे से हाँ हाँ बोलते हुए सब लोग आंसर करते हैं। तो हालांकि वधु एकदम मिसमिसा के एकदम गुस्से से रह जाती है। कहती है कि अनामिका, अपनी हद में रहो और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर तुम मुझसे उलझने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी। वो दोनों में एक अलग ही टशन होता है। जब वृद्धि जब कॉलेज से एंटर कर रही होती है, गेट से एंटर कर रही होती है, इन दोनों का टशन वो देख चुकी होती है। जब वो देखती है तो वो बीच में आके खड़ी हो जाती है और अनामिका के आंखों में आंखें डालते हुए कहती है कि तुम वधु से दूर रहो, समझी। बस वो उसके इतने वर्ड्स होते हैं और उसके आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं होता। उसके आंखों में एक अजीब सी कशिश होती है जिसको देखते ही देखते देखते ही डर लग रहा होता है। अनामिका के अंदर एक अलग सी कंपन पैदा हो जाती है। अनामिका अचानक से वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो जाती है तो वधु को अजीब लगता है कि आज ये बिना आर्ग्यू किए ही चली गई, वरना ये तो बिना आर्ग्यू किए जाती नहीं है। फिर खैर वृद्धि आ चुकी होती है, वृद्धि को देखते हुए कहती है कि वृद्धि, तुम कहाँ थी। तो कहती है कि मैं घर पे थी और हमारे घर में ही, घर के पास ही एक डेड बॉडी मिली थी, तो वहीं पे पुलिस का इंक्वायरी वगैरह चल रहा था, इसलिए मुझे लेट हो गया। वृद्धि ऐसे बोलते हुए अपनी सासू को विराम देते हुए कहती है। जब बात को सुन के थोड़ा सा उसको आराम आता है, तब अपनी बातों को जारी रखते हुए वधु शब्दों को आगे बढ़ाती है और कहती है कि पर तुम्हारे घर के पास कैसे, क्योंकि तुम्हारा घर तो जंगल में है ही, मगर
उस वक्त आशीष तुम्हारे घर के पास क्या कर रहा था? तो कहते कि मुझे क्या पता होगा कि आशीष मेरे घर के पास क्या कर रहा था, और अगर मुझे पता होता तो मैं आशीष के साथ ऐसा कुछ होने नहीं देती। वृद्धि ऐसा आश्वासन देते हुए कहती है। जैसे ही वो आश्वस्त कर रही होती है वृद्धि, वैसे ही आगे शब्दों को बढ़ाते हुए वधु ने बोला, हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं होने देती, पर मुझे लगता है कि इस बात में कुछ राज है जो हमें पता नहीं है। वृद्धि थोड़ी सी घबराहट सांसों में लाते हुए कहती कि पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ये देखिए, नहीं मुझे इसलिए लग रहा है कि क्योंकि तुम दोनों भी तो दादी और तुम साथ में रहते हो, और तुम्हारे साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ, और आशीष के साथ कैसे है, क्योंकि वो तो अभी अभी इस शहर में नया नया आया था। तो कहती है कि ये मधुपुर है, वधु कुछ भी हो सकता है, और हर किसी को यहाँ पे सावधान होना चाहिए। ऊपर से मायावन जंगल है, और कल को तो बारिश भी हुई थी, तुम्हें पता है? तो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि कल को बारिश भी हुई थी और काफ़ी बिजली भी कड़क रही थी। मुझे जहाँ तक पता है कि जब बिजली और बारिश होती है तभी होती है जब मायावन जंगल में भेड़ियों की रानी आती है। तो कहते कि मतलब भेड़ियों की रानी ने उसे मारा है? वधु क्वेश्चन पूछते हुए, शब्दों को क्वेश्चन मार्क में लाते हुए कहती है। तब वृद्धि जो होती है, वृद्धि कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता कि भेड़ियों की रानी ने उसको कुछ किया ना हो, किसी और जानवर ने किया हो। तो कहती तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो वृद्धि? वधु पूछती है। कहती कि मैं इतना यकीन से नहीं बोल रही, खैर तुम इन सब बातों को साइड करो। प्रिया भी कहती है कि हाँ हाँ, तुम दोनों पता नहीं क्या बातें करने लगे, चलो कॉलेज अभी स्टार्ट होने वाला है और हमारा सेमेस्टर एग्जाम भी आ रहा है, तो हमें तैयारी करनी है, हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, चलो जल्दी। तो कहती कि तुम कैसी हो? वधु कहती है कि प्रिया, तुम्हारे क्लासमेट में एक लोग की डेथ हो गई और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं, क्लास में बैठते हैं, टीचर आते हैं, क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, प्रोफेसर अग्रवाल आते हैं, और वही फिर से वो आज के सब्जेक्ट पे बातें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बातें प्रोफेसर अग्रवाल स्टार्ट करते हैं कि मायावन जंगल की भेड़ियों की रानी कितनी खतरनाक है और किस किस तरह से लोगों का शिकार करती है, उसके बारे में वो बताने लगते हैं। कहते हैं कि जब भी फुल मून होता है, और फुल मून में जब भेड़ियों की रानी जब आती है जंगल में, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, और उसकी वजह से जंगल में, पूरे जंगल में बहुत ज़्यादा दहशत हो जाती है। कोई भी जानवर उसके सामने निकलने की ज़रूरत नहीं करता है। तो उस पे सवाल उठाते हुए वधु कहती है कि वो अपना हाथ खड़ा करती है, तो उसको खड़ा करते हैं। हाँ वधु बोलो। देखिए सर, भेड़ियों की रानी अगर है तो उसके लिए कोई भी ऐसा कुछ होगा ना कि जिससे उसको रोका जा सके या उससे किसी चीज़ से डर लगता हो। तो बाकी लोग को तो इलॉजिकल ये बातें लग रही होती हैं, पर वृद्धि और वधु दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, और वृद्धि अपने शब्दों को फिर से जारी रखते हुए कहती है कि और इनकी जनरेशन कहाँ से शुरू हुई, ये कैसे आए, फिर किस तरह से आए। तो फिर अग्रवाल जो प्रोफेसर अग्रवाल होते हैं, वो आगे की बातों को जारी रखते कहते हैं कि जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये भेड़ियों की रानी ऐसी है कि ये इंसान के रूप में भी हम सबके बीच रह सकती है। ये जैसे ही रात ढलती है, एक इंसान से जानवर में वो कन्वर्ट होती है, मगर ऐसा नहीं कि वो ऑलवेज होती है। जब फुल मून होता है तभी ये प्रोसेस होता है। हाँ उसके कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ लोग उसके दुश्मन भी हैं, जिनके सामने या यूँ कह लें कि उनसे उनको थोड़ा डर भी लगता है। तो कहते कि पर ये इंसान को मार के डॉक्टर अग्रवाल ये क्या करना चाहते हैं? प्रोफेसर अग्रवाल से पूछते हुए वधु ने कहा कि सर ये बताइए कि अगर इंसान को वो मारते हैं तो उनको क्या मिलता है? तो कहते कि उनको जिंदा रहने के लिए, अपने बॉडी में ठंडक बनाए रखने के लिए वो इंसानों का खून पीते हैं। वो एक तरह के जानवर हैं। बहुत पुरानी बात है ये, जब आदि मानव का जब वक्त था, उस समय सबसे ज़्यादा भेड़ियों को खौफ होता था, और भेड़ियों के कबीले के रानी और उसमें राजा हुआ करते थे। राजा और रानी दोनों साथ रहते थे। पहले उनका कबीला जब स्टार्ट हुआ तो राजा जो थे काफ़ी ज़्यादा पैसे और उनके पास
सारी चीज़ों का पावर होने की वजह से राजा बहुत ज़्यादा मस्त और अपने आप में रहने लगे। तो कबीलों वालों ने फैसला किया कि इस तरह से उनका कबीला आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने उनके कबीले के लिए एक फैसला लेने का निर्णय किया। वो एक राजा को उस पदवी से हटा के एक रानी को उस पदवी पे बैठाने का निश्चय किया। तो उनके कबीले में ये प्रथा चलती आई कि जब जब भी कोई पहला कबीले में लड़की होगी या लड़का होगा, तो अगर लड़की हुई है कबीले में तो वो रानी बनेगी। तो इस तरह से उनका ये प्रथा स्टार्ट हुआ और उसके बाद से कुछ वक्त में ऐसा हुआ था कि उनकी हंटिंग होने लगी थी, उनको मारा जाने लगा था। मगर ये बहुत पुरानी बात है। उनको एक तरकीब मिला और उन तरकीब से उन सबको मारना स्टार्ट किया गया। तो एक वक्त के बाद वो विलुप्त हो गए, वो दिखे ही नहीं, उनकी कहानी कहीं सुनी ही नहीं गई। और धीरे धीरे इंसान को मारना भी, ये सारी चीज़ें कम हो गई। फिर उसके बाद जब ये फिर से एक बार फिर से सिलसिला, ये खूनी सिलसिला स्टार्ट हुआ, खासकर मधुपुर में, ये मायावन जंगल की वजह से। यहाँ पे कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि मायावन जो है बहुत रहस्यमय जंगल है, वहाँ अंदर जाने की हिम्मत ज़रूरत कोई नहीं कर पाता, क्योंकि जो रानी है वो किसी को मायावन जंगल के अंदर जाने ही नहीं देती है। और कुछ लोगों का मानना भी है कि मायावन जंगल का रक्षा खुद मायावन रानी करती है। और कुछ लोगों का कहना है कि मायावन जंगल में कोई नहीं है, पर ऐसे ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। जो प्रोफेसर अग्रवाल होते हैं, इन सब बातों को डिस्क्राइब करते हुए, शब्दों को विराम देते हुए कहते हैं कि आज के लिए इतना ही गाइस, और हम सब कल मिलेंगे अगले क्लास में। तो ये बोलते हुए चले जाते हैं। जैसे ही बोल के जाते हैं, उनकी पहले फर्स्ट घंटी कंप्लीट होती है और उसके बाद ही तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं इंक्वायरी के लिए। जैसे ही कॉलेज में आते हैं, तो कॉलेज में आने के बाद सारे बच्चे जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल जो होते हैं प्रशांत सर, वो आके कहते हैं कि क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप ऐसे क्यों यहाँ पे इस तरह से भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि सर, आपके बच्चों से हमें कुछ सवालात करने हैं, क्योंकि एक सुबह ही हमें डेड बॉडी मिली है, वो बच्चा आपके कॉलेज का छात्र है। ऐसे बोलते हुए इंस्पेक्टर अपने शब्दों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर, जो प्रिंसिपल होते हैं, और मुझे कुछ पूछताछ करनी है और उसके बारे में कुछ और भी डिटेल निकालनी है, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। जो इंस्पेक्टर होता है सचिन होता है। सचिन ने अपनी बातों को वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि आई होप कि आपको मेरी इन कार्रवाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ जो हवलदार होता है वो कहता है कि अरे सर, इनको क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। जो संतोष सर होते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बाकायदा पूछ सकते हैं, पर अभी क्लासेस स्टार्ट हैं, इस बीच में आप अपनी पूछताछ करेंगे तो क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, बच्चों का सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो उस बात पे सचिन अपने बातों को बढ़ाते हुए कहता है कि सर, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें बस उन्हीं बच्चों से पूछताछ करनी है जो आशीष के क्लासमेट्स थे, बाकी किसी भी बच्चों को हम कोई परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये बात सचिन अपने शब्दों के साथ ख़त्म करते हुए ये बोलता है। जैसे ही वो इस बात को बोलते हुए कहता है कि अभी आप प्लीज़ बच्चों को बुला दीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है। वो प्यून को भेजते हैं, सारे बच्चों को बुला के लाया जाता है। सारे बच्चे इकट्ठे खड़े होते हैं और सारे बच्चों से एक एक करके सवाल पूछे जाने लगता है, कौन कौन आशीष को जानता है। तो वहाँ पे कोई भी हाथ बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब खड़े करने की ज़रूरत नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको पुलिस के पछड़े में नहीं पड़ना होता है, क्योंकि पुलिस का जो काम होता है कहीं उसी को ना फंसा दे। सबके मन में ये डर होते हुए कि देखिए, अगर सच सच बताओगे तो शायद कुछ ना हो, अगर नहीं बताओगे, छुपाओगे, तो जुर्म छुपाने के जुर्म में अंदर ज़रूर मैं कर दूंगा। हवलदार हंसते हुए कहते कि क्या सर, आप भी ऐसे बच्चों से पूछेंगे तो कौन बच्चे बताएगा, एक एक करके सबकी पूछताछ कीजिए। तो कहते कि ऐसे नहीं कर सकते। हवलदार को कहते हैं, हवलदार गुलाटी चुपचाप अब खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, देखते हैं, ऐसे तो कोई भी सामने आके आपको बता नहीं से रहा, और मेरा आइडिया शायद वर्क कर जाए। गुलाटी बोलते हुए बोलता है,
पर सचिन जो इंस्पेक्टर होता है कहता है कि तुम अपने शब्दों को रोक लगाओ। और फिर वो फिर से एक बार अपने शब्दों को स्टार्ट करते हुए कहते हैं। तो उधर से अनामिका अपना हाथ उठाती है और कहती है कि सर, इन सब के ग्रुप में आशीष का ग्रुप था। वो सीधे पृथ्वी, प्रिया और सतीश जो होता है, दिखाते हुए उंगली वधु की तरफ दिखाते हुए कि ये इन सबका दोस्त था। और सर, ये इन सब के साथ ही ज़्यादातर घूमता रहता था, तो इनको पता होगा। जानबूझ के जब अनामिका ने ये सारी चीज़ें की होती हैं और उसके तरफ घूरते हुए बोलती है, सुबह जब वृद्धि ने उसको आंख दिखाई होती है, जो उसके मन में जो डर आया हुआ होता है, उसके बदले में ये जवाब देना चाहती है। अब वधु को समझ आया होता है कि अनामिका उस वक्त शांति से क्यों निकल गई, क्योंकि उसके दिमाग में कोई और बात नहीं, ये इतना बड़ा खुराफात उसके दिमाग में घर बना के रखा हुआ था। कहते कि ये कैसे शांत हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ पकता ही रहता है और ऐसे पकता रहता है कि फिर उनको बारी बारी से पहले पृथ्वी को बुलाता है। पृथ्वी जाती है, कहती है कि जो सचिन होता है, कहता है तुम्हारा नाम? पृथ्वी कहते हैं कि पूरा नाम तुम्हारा क्या है? तो कहती है कि मेरा पूरा नाम क्यों जानना है आपको? तो वो कहते हैं कि क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए। तो कहती है कि ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम रिची ठाकुर है। तो कहता है कि ओके, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहते हैं कि मैं और मेरी दादी। तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो कहते हैं कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन हैं? तो कहते हैं, जब ये सचिन सवाल करता है तो वृद्धि चुप होती है और कुछ बोलती नहीं है। जब कुछ बोलती नहीं है तो फिर से दोबारा सचिन ये सवाल पूछता है, कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन हैं? तो कहते हैं कि हाँ। तो कहता है कि कितने? तो कहती है कि 3। जब ये बात सुनती है वधु, तो उसका दिमाग की नसें ऐसे फटने लगती है कि आज तक तो उसने इस बारे में मुझे बताया ही नहीं और कभी मैंने पूछा भी नहीं। फिर वो जवाब देते हुए कहती है कि 3 है। तो तीनों भाई हैं? तो कहती है हाँ। पर वो कहाँ है? तो कहती है कि वो शहर से बाहर है। फिर कहते कि तुम आशीष को कैसे जानती हो? जब आशीष को कैसे जानती हो? वो हमारा क्लासमेट था और हमारे साथ ही रहता था, इसलिए मैं जानती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, किसी से ज़्यादा कुछ अपने बारे में शेयर नहीं करता था। मैं इतना जानती हूँ कि हाँ, वो गांव से यहाँ पे आया था पढ़ाई के लिए। गांव पे उसके कॉलेज नहीं था, इसलिए। कहते कि ओके ठीक है, जाओ। फिर वो नेक्स्ट बुलाता है, तो उस वक्त वधु जाती है। वधु जाती है तो कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती कि वधु। तो कहती कि पूरा नाम क्या है? तो कहते कि वधु शर्मा। तो जब वो वधु शर्मा बोलती है तो कहती कि तुम कहाँ रहती हो? तो कहती मधुपुर में ही रहती हूँ। तो तुम्हारे घर में कौन है? तो मैं और मेरी दादी। क्या कोइंसिडेंस है ना, जो अभी लड़की गई तुम्हारे साथ भी दादी, उसके साथ भी दादी। और तुम्हारे भाई बहन है? तो कहते कि नहीं। तुम्हारे माँ बाप क्या रहते हैं? तो कहती कि मेरे माँ बाप शहर में रहते हैं। तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? कहती कि पता नहीं क्यों नहीं रहते हैं, वो मुझे नहीं पता। वो बड़े शक की निगाहों से वधु को घूरते हुए, जब सचिन देख रहा होता है, वृद्धि बाहर के जो अ, एक रूम होता है वहाँ पे उस सबको बुला रहा होता है, जबकि बातें सामने हो चुकी होती हैं। फिर बारी बारी से एक एक करके उस ऑफिस में बुलाते जाता है। तो वहाँ पे एक विंडो होती है, वहाँ से अंदर की तरफ वृद्धि देख रही होती है। वृद्धि जब देख रही होती है, जब वधु से सवालात हो रहे होते हैं, सचिन को वो बहुत ज़्यादा घूर रही होती है। अचानक से सचिन को थोड़ा सा डर महसूस होता है। उसके आसपास ऐसे लग रहा होता है कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। इस वजह से उसके अंदर हल्की सी कंपन महसूस होती है और वधु को कहते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? गुलाटी वहीं पे खड़ा होकर उसकी बातों को सुन रहा होता है। कहती कि पता नहीं, दादी ने कभी बताया नहीं। तो तुमने दादी से कभी पूछा नहीं? तो कहती कि नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। कहते कि तुम आशीष को कैसे जानती थी? तो कहते कि आशीष मेरा फ्रेंड था और वो आया था यहाँ पे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए। तो कहते कि इसके अलावा तुम कुछ जानती हो?
तो कहते कि नहीं, मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानती। तो कहते कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ याद आया तो तुम तुरंत हमें आके कांटेक्ट कर सकती हो, जाओ तुम। उसको भेज देता है, बारी बारी से सबको बुलाता है, छानबीन करता है, पूछताछ कर रहा होता है, जो कि वृत्ति को बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही होती है। सचिन जिस तरह से सवालात कर रहा होता है, और उसने पहली बार किसी ने भृति का सरनेम पूछा होता है, और भृति को ऐसे अचानक इस तरह से अपना सरनेम प्रोनाउंस करने में जो दिक्कत हुई होती है, वो अपनी दिक्कत को बस समझा नहीं पा रही होती है, और किस हद तक उसको गुस्सा आया होता है वो ये भी नहीं समझा पा रही होती है। वो अपने क्लासरूम में एंटर होती है। एंटर होने के बाद वो चुपचाप अपने डेस्क पे बैठी होती है, तो वधु जैसे ही जाती है देखती है कि वृत्ति बड़े चुपचाप अपने डेस्क पे बैठी होती है। वृत्ति के पास जाके बैठती है और कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो? तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही ये जो आशीष के साथ हुआ शायद वो नहीं होना था। तो कहते कि हाँ वो तो सही है, पर तुम इतना परेशान क्यों हो? कहती कि नहीं, उस इंस्पेक्टर की बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। उसने आज मुझसे मेरे फैमिली के बारे में पूछा। तो कहते कि हाँ, ये मैं भी तुमसे पूछने वाली थी, क्योंकि जब तुमसे पूछताछ चल रही थी तो मैं दरवाजे पे ही थी, और आज तक हम दोनों इतना साथ में वक्त बिताए, कभी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे भाई भी हैं। तो कहती कि हाँ मेरे भाई भी हैं, पर तुम्हारे घर पे तुम्हारे भाइयों की फ़ोटो क्यों नहीं है? प्रीति थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जवाब देती है। वधु को कहती कि मेरे भाइयों से मेरी बनती नहीं है, और इसीलिए मैंने अपने घर में उनकी कोई तस्वीर नहीं रखी है। कहती तुम्हारा सरनेम भी आज तक मुझे नहीं पता था, तुम ठाकुर हो? तो कहती कि हाँ मैं ठाकुर हूँ। और ये कहते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हुए वृत्ति वहाँ से उठ के चली जाती है। उसको यूं इस तरह से जाते देख के वधु के दिमाग में सवाल तो उठ रहे होते हैं, पर जवाब कौन दे, क्योंकि वृत्ति तो जा चुकी होती है। तब तक थोड़ी देर में प्रिया आती है, कहती कि थैंक गॉड। यार वधु, ये कैसा इंस्पेक्टर है, ऐसे लग रहा है हर किसी को खूनी की नज़र से देख रहा हो, जैसे हमने ही खून किया हो। तुम्हें पता है, आशीष के गले पे 2 दांतों के निशान मिले हैं, वो भी बहुत पैने और तीखे नोक वाले, जैसे किसी जानवर या किसी कुत्ते का हो। तो कहते कि ऐसे कौन? और उसके पता है, उसके पूरे गले के नसों को फाड़ दिया गया है, इस तरह से जैसे कोई बहुत बेदर्द इंसान ही ऐसे करेगा। तो कहती कि व्हाट, तुम्हें ये सब कैसे पता? प्रिया ये सारे बातों को कहने के बाद वधु की तरफ देखते हुए, जब वधु उससे पूछती तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वधु को जवाब देते हुए कहती है कि सतीश गया था देखने के लिए, वो पोस्टमार्टम कराने के लिए गया हुआ है, और वही बता रहा था, मुझे फ़ोन किया था। और तुम्हारा बयान हो गया? वधु पूछती है। तो कहती है हाँ मेरा हो गया। फिर उसके बाद शब्दों को रोकते हुए वधु वहाँ से खड़ी हो जाती है और क्लासरूम से बाहर जाती है, क्योंकि लंच टाइम हो चुका होता है। वो लंच में कैंटीन एरिया में जाके बैठती है, और वो सोच रही होती है ये क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम तक तो इस कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, अचानक से ये क्या सिलसिला स्टार्ट हो गया। सब कुछ ठीक था, उसकी ज़िंदगी भी ठीक थी, सब कुछ सही चल रहा था, और अचानक से ये इस तरह से आशीष का मर जाना सबके लिए एक सवाल बन गया था, और जिस तरह से उसका मर्डर हुआ था वो भी सवाल ये था। वहाँ पे बैठी होती है वधु, उसके पीछे से अनामिका आती है। अनामिका आते से ही कहती है कि देख लो, कुछ फटीचर लोगों को बिल्कुल भी इज्जत, और कहते हैं ना कि अच्छा बनने का बस ढोंग करते हैं। किसी का फ्रेंड मर चुका है, और कुछ लोग यहाँ पे कैंटीन में आके बैठ के अय्याशियाँ किए जा रहे हैं। मेरा फ्रेंड होता तो मैं उसे देखने जाती, यूं इस तरह से इस कैंटीन एरिया में बैठ के मज़े नहीं कर रही होती। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। ये ऐसे कहते हुए टोन काटते हुए वृद्धि देख रही होती है दूर से, कैंटीन में वो एंटर कर रही होती है, और जिस तरह से अनामिका वधु को टोन काटते हुए जा रही होती है, वृद्धि का दिल आता है कि वो अनामिका का गला दबा दे, मगर वो नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो कहीं न कहीं ये सबके दिमाग में आएगा, ऐसा क्यों और किस लिए? जैसे ही अनामिका
वो टर्न होके बाहर निकलने की कोशिश करती है, वैसे ही वृद्धि अपना पैर उसके पैरों में अड़ा देती है और वो गिर जाती है। गिरने के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं हंसने लगते हैं अनामिका पे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और अनामिका उसके तरफ घूर के देखती है। जब उसको वो घूर के तरफ देखती है तो वृद्धि भी उसको घूर के देखती है। अचानक से इस तरह से घूरता हुआ खुद को देख के खुद ही में डर उसके अंदर एक बैठ जाता है। जैसे ही वो घूरने लगती है वृद्धि, तो डर के मारे नजरें नीचे कर लेती है अनामिका और वहां से उठ के अपने हाथों को ऐसे झाड़ते हुए आसपास के लोगों को देखते हुए और वहां से जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो उसके कुछ फ्रेंड होते हैं, अनिरुद्ध, आरव और उसका ओम फ्रेंड होते हैं। कहते कि तुम इस तरह से तुम क्यों आ रही हो, और सुबह भी तुम्हें देखा था कि तुम चुपचाप जैसी वृद्धि आई थी निकल गई थी। तो वृद्धि चुपचाप इसलिए देख रही होती है और उसके बाद जैसे ही वहां से अनामिका जाती है वो फिर वधु की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। जैसे उसको समझ आता है कि कोई उसके तरफ आ रहा है तो वधु पीछे टर्न होकर देखती है तो वो वृद्धि होती है। वृद्धि कहती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। वधु जवाब देते हुए कहती है कि मैं कुछ सोच रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही है और कैसे हो रही हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि आशीष की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, काफ़ी पढ़ने में अच्छा था और मुझे नहीं लगता कि उसके इस तरह से कोई मार सकता है। क्योंकि जैसे प्रिया बता रही थी कि उसके गले को इतनी बुरी तरह से काटा गया है, जैसे पहने नाखूनों से फाड़ दिया गया हो और बहुत शार्प दांतों से काटा हो। उसके हाथों पे बैठती है, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम के सामने वाली सीट पे बैठती है। बैठने के बाद उसकी आंखों में देखते हुए वधु के और थोड़ी सी नरमी लाते हुए कहती कि तुम इतना क्यों सोच रही हो वधु। हम अपने दोस्तों को बचा के रखने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, और हम पूरा हो जितना हो सकता है हम कानून की मदद कर सकते हैं और जितना हो सकेगा हम हेल्प कर रहे हैं। कहते कि हाँ वो तो है। दूसरे तरफ कहानी को शिफ्ट करते हैं और अनामिका अनामिका जब आरव और आरव अनिरुद्ध और उससे राघव से बात कर रही होती है तो कहती है कि मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों वृद्धि की आंखों में देखते ही एक अजीब सा डर लगने लगता है। वो इस तरह से देखती है जैसे कि तुरंत अभी खा जाएगी। उसकी आंखों में देखने से पता नहीं क्यों अजीब सा दिल तेजी से धड़कने लगता है और पसीने आने लगते हैं मुझे। कहता है कि ये वृत्ति को तो हम देखते हैं, ये पहले भी हम लोगों ने जब वधु को परेशान करने की कोशिश की थी तो फिर ये बीच में आ गई थी। ये बार बार पता नहीं बीच में आ कैसे जाती है और वो सही वक्त पे आती है। जो अनामिका होती है कहती कि अरे यार पता नहीं ये वधु कहाँ से लोगों को लेके आती है। जैसे ये चीप लोग हैं वैसे ये चीप लोगों से दोस्ती करते हुए ये बातों को कहते हुए चले जाते हैं। प्रिया इनकी बातों को सुन चुकी होती है और भागते हुए आती है कैंटीन की तरफ। प्रिया भागते हुए आती है और कहती है कि गाइस 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 मेरी बात सुनो। तो जैसे ही वो हाथ उसके हाथों पे रखी होती है प्रति, वो अपने हाथों को खींच लेती है। खींचने के बाद जब बैठती है प्रिया कहती है कि गाइस अनामिका तुम दोनों के बारे में बात कर रही थी और उनके फ्रेंड बात कर रहे थे कि वो कुछ तो करेंगे वृद्धि को ढंग या यूँ कह लें कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो तुम दोनों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ तुम दोनों अपना ध्यान रखना। तुम्हें पता है कि ये अनामिका के गैंग वाले कितने हरामी हैं। ऐसा प्रिया बोलती है अपने चश्मे को अपने फेस पे और घसकाते हुए बोलती है। कहती है मैं अभी अपने किसी भी फ्रेंड को कुछ होते हुए नहीं देख सकती। उसका कंसर्न देख के प्रिया कंसर्न इतना होती है, वधु उसको देख के उसको हक कर लेती है। फिर अब वो दोनों कुछ मंगाते हैं, चाय और कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। स्नैक्स में समोसे होते हैं और विद चटनी तीखी वाली मंगा के वो खा ही रहे होते हैं। खाने के बाद वधु के दिमाग में आता है कि क्यों ना आशीष के बॉडी का अंतिम संस्कार वो खुद वो सब लोग मिलके करें। वो कहती है
जैसे वृत्ति को कहती है क्यों ना हम आशीष की बॉडी का अंतिम संस्कार हम लोग खुद कर दें। तो कहती है पर उसके परिवार वाले, तो कहती है पता नहीं उसके परिवार वाले जान के कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसके परिवार वाले पहले ही खिलाते हैं उसको यहाँ आके पढ़ाई करने के लिए। तो कहती है कि ठीक है। वो दोनों तीनों खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे, क्योंकि सतीश भी वहीं हॉस्पिटल में ही होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। डॉक्टर कहता है, सचिन जो इंस्पेक्टर होता है उसे कहता है कि ये साफ साफ इस शब्दों में क्लियर करते हुए हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा जानवर जिसके बहुत तेज और बहुत तेज दांत हो और बहुत लंबे, जो इस तरह से इसके गले को फाड़ा गया है, इस बात से ये साबित होता है किसी जंगली जानवर का ये काम है। तो कहते कि ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान इस तरह से जानवर का नेल लगा के ऐसे फाड़ सके, तो कहते कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग नेल हैं और इंसानों के नेल बहुत नाजुक होते हैं, अगर लगा के भी फाड़े गए तो कहीं ना कहीं हाथ हिल जाता है और कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। बट इसको बड़े शार्पनेस के साथ फाड़ा गया जैसे कोई जानवर फाड़ता हो, जैसे लायन या उससे भी बड़ा जैसे ताकतवर ताकतवर जानवर होते हैं, या भेड़िया। ये जैसे शब्द सुनते हैं उनके मुंह से, डॉक्टर के मुंह से, सचिन और जो गुलाटी होता है जो हवलदार, कहते कि साहब ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मैंने सुना ही था इस बारे में, मायावन जंगल में भेड़ियों की रानी रहती है। तो कहता है कि तुम ये सब बकवास करना बंद करो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये सच है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, और मैंने ये भी सुना है, यहाँ तक भी सुना है कि भेड़ियों की रानी रात में निकलती है और शिकार करती है। कहते हैं कि तुम इन सुनी सुनाई बातों में तुम्हें आना हो गुलाटी, तो तुम मेरे साथ आना नहीं, ठीक है। और तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम अपने घर पे रहो, यहाँ की जॉब को छोड़ दो। ये बोलते हुए और उसको डांटते हुए सचिन आगे बढ़ जाता है। पर डॉक्टर जो होता है उसकी बातों को कहीं न कहीं एक पॉइंट पे नोट किया होता है कि हो सकता है कि ये बात सच हो। पर डॉक्टर उसका काम हो चुका होता है और उस बातों को वहीं पे छोड़ते हुए अपने काम में लग जाता है। इधर वधु वृद्धि अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद प्रिया निकलते हैं, एक ऑटो में बैठते हैं, ऑटो को रुका के, और वो हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रिक मर्चुरी होती है, वहाँ पे उसके अंतिम संस्कार के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और वहीं पे उसके बॉडी को जलाया जाता है। जैसे ही उसके बॉडी को जलाया जाता है और वहाँ पे इन सबको बड़ा तकलीफ़ हो रहा होता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गई। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि ये सब चीज़ें भी उनको देखनी पड़ेगी। कैसे बधू के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वृति उसको यूं इस तरह से रोते हुए देख के उसको बड़ा बुरा लग रहा होता है, और उसको उसके कंधे पे जैसे ही अपना सर टिकाती है वधु, सर टिकाते हुए ही वो खुद को थोड़ा-सा उसको सुकून फ़ील होता है। उसके सीने से जैसे लगी हुई होती है वधु, वृत्ति को थोड़ा-सा सुकून आता है और उसके कंधों पे अपने हाथ को रखती है और कहती है प्लीज़ रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे आश्वासन देते हुए शब्दों को अपने रोकते हुए कहती है कि अभी यहाँ का तो हो गया, चलो घर चलते हैं, क्योंकि हल्का शाम भी हो रही होती है। प्रिया और सतीश को कहते कि तुम दोनों सेफली घर जाके फ़ोन लगा देना। फ़ोन लगाने के बाद वो ये बातें कह के वो वधु को लेके चली जाती है। वधु को पहले सबसे पहले उसके घर छोड़ती है, फिर देन वो अपने घर पे आती है। जैसे ही वो अपने घर पे आती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है दादी, जैसे ही वो चिल्लाते हुए इतना तेज गुस्से में जब वो आई होती है, तो ऐसा क्या हो गया जिससे वृद्धि इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई है। ऐसा कैसे आशीष की डेथ हो गई, वो भी वृद्धि के घर के पास। तो चलिए ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको मेरी स्टोरी को सुनना पड़ेगा और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो उसके लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टोरी को सुनते रहें, प्यार और सपोर्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी के लिए टाटा, टेक केयर।